हेलो साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं नागरिकता से टॉपिक। आज हम जानेंगे कि नागरिकता क्या है, कैसे प्राप्त होती है और किस प्रकार से कोई अपनी नागरिकता ख़त्म कर सकता है। देखिए, हमारे एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस नागरिकता से बहुत ही इम्पोर्टेंटली आते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं जो आप बहुत समझते हुए अगर इसे पढ़ेंगे तो आसानी से सॉल्व करेंगे और अपना 1 या 2 नंबर बढ़ाकर एग्ज़ाम के लिए क्रैक करके अपनी सफलता में और अधिक नज़दीक पहुंचेंगे। देखिए, नागरिकता से आने वाले क्वेश्चंस अधिकांश समझने वाले हैं, याद करने वाले भी हैं। अगर हम उसे समझते हुए पढ़ेंगे तो नागरिकता का टॉपिक हमें उंगलियों पर याद हो जाएगा। आज की क्लास में मेरा कोशिश रहेगी पूरी आपको कि एक ही वीडियो देखकर आप नागरिकता से आने वाले सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो छात्रों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। आपके सारे डाउट्स, आपके सारे जो संदेह हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए, साथ ही वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट द्वारा अपने सुझाव और अपने प्रेम को हम तक पहुंचाइएगा। देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो है नागरिकता। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि नागरिकता का क्या महत्व है, नागरिक होने का क्या महत्व है। द सिटीजनशिप, ठीक, सिटीजनशिप। देखिए, ये वर्ड जो आया है, वैसे तो नागरिक कहते हैं नगर में रहने वाले को, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में नागरिकता का संबंध देश में रहने की सदस्यता से है। ये वर्ड जो चला है हमारा यूनानी नगर राज्यों से चला है, जहाँ यूनानी नगर राज्य हुआ करते थे और वहाँ रहने वाले व्यक्ति को नागरिक के रूप से संबोधित किया गया। ये वर्ड यहाँ से चला है। अच्छा, देखिए, नागरिकता एक जो है हमारा संविधान के कौन से भाग में है, तो ये है संविधान का भाग 2 अनुच्छेद आर्टिकल 1 आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11। देखिए, एकदम सामने से उठने वाले क्वेश्चन जो है हमारे वो ये हैं कि नागरिकता का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो नागरिकता का संबंध संविधान के भाग 2 से है। क्वेश्चन पूछे कि बताओ नागरिकता कौन से अनुच्छेद में वर्णित की गई है। 5 से 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए ये क्लियर है। अब यहाँ से आपको ये 5 से 11 का जो आपका आर्टिकल्स है ये क्रम याद रहना चाहिए। 5 से 11 है ये। अगर वो पूछता है कि बताओ आर्टिकल 4 का संबंध किससे है, तो आप समझ जाएंगे कि ये नागरिकता से नहीं है। अगर पूछता है कि अनुच्छेद 6 का संबंध किससे है, तो हाँ, अब ये कहाँ है, 5 और 11 के मध्य में है, तो ये आपका नागरिकता से संबंध है। तो अगर आपको याद भी नहीं रहता है कि 6 का संबंध कौन से टॉपिक से है, तो आप ये ध्यान करते हो कि 5 से 11 का जो संबंध है हमारा वो नागरिकता से है। आप लगाएंगे, सही आंसर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 5 पूछता है, 7 पूछता है, 8, 9, 10 या 11 कोई भी नंबर देता है आर्टिकल का, तो आप लगा पाएंगे कि हाँ, ये 5 से 11 हमारा जो स्लॉट है वो नागरिकता को डिफाइन करता है और ये नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 में है। मैंने आपको अभी पढ़ाया था कल संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान जब आरंभ हुआ है तो उसमें सबसे पहला पार्ट संघ के बारे में है और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, और दूसरा जो भाग है संविधान का वो संघ में रहने वाले नागरिकों के लिए है, क्योंकि कोई भी देश वहाँ रहने वाले नागरिकों से ही बनता है। अगर नागरिक ना हो, रहने वाले लोग ना हो, तो जगह बंजर वीरान होती है, वो राज्य नहीं कहलाता। और राज्य नहीं है तो फिर वहाँ राजनीति नहीं होगी, और राजनीति नहीं है तो पॉलिटी भी हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से करेंगे। अब वर्ड ये है नागरिकता क्या है, तो देखिए नागरिकता का जो अर्थ है वो ये है कि किसी देश, देखिए देश को राज्य भी कहते हैं, पॉलिटिकल टर्म में देश को राज्य भी कहते हैं। किसी देश या राज्य की वैधानिक
राज्य की वैधानिक सदस्यता, ठीक है, सदस्यता को आप कह सकते हैं सदस्यता, तो वैधानिक सदस्यता या देशीयता, देशीयता को हम नागरिकता कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को किसी में देश में रहने के लिए ऑथेंटिक दस्तावेज प्राप्त हो जाते हैं, वो वहाँ का नागरिक बन जाता है, और नागरिक बनते ही वो उस देश का सदस्य बन जाता है, उसे हम नागरिकता कहते हैं। और नागरिक कौन होगा? नागरिक कौन होगा? तो किसी भी देश का वैधानिक मतलब कानूनी सदस्य, किसी देश का वैधानिक सदस्य उस देश का नागरिक कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा नागरिक क्या है। अब देखिए नागरिक होने का क्या मायने हैं, किसी देश में नागरिक होने के क्या मायने होते हैं, वो हम देखते हैं आगे। नागरिक होने के मायने क्या हैं? देखिए जो नागरिक होते हैं उन्हें दो बातें उस देश में होती हैं उनके साथ। एक तो देखिए उन्हें प्राप्त होते हैं विशेष अधिकार, विशेषाधिकार, तो इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। किसी भी देश में नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे है ना, आपके देखिए जैसे कुछ मूल अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त है, केवल नागरिक को प्राप्त हैं। ठीक है, वैसे मूल अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हैं। भारत में जो भी व्यक्ति होगा उसको भारत में संविधान में दिए गए भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार उसे प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ ऐसे विशेष अधिकार हैं जो केवल नागरिक के लिए आरक्षित किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 15 का जो अधिकार है सामाजिक भेदभाव से मुक्ति। भारत का कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी घूमने जाता है, भारत में रहता है, कहीं भी जाता है, आता जाता है, तो सार्वजनिक स्थल हैं, सरकारी स्थल हैं, उन पर किसी व्यक्ति को सामाजिक आधार से भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसे जाने से रोका नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो ये है। लेकिन विदेशी व्यक्ति अगर कोई होगा तो उसके साथ ही भेदभाव हो सकता है। उसे जहाँ तक उसने सरकार को इस सूचित किया है कि हम यहाँ जाएंगे, वो वही स्थल तक दौरा कर सकता है। उसके बाहर अगर कहीं वो पाया जाता है तो ये कानून का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 16 भी केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। क्वेश्चन यही आएगा कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को ही प्राप्त है या फिर ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो आप ध्यान से देखें, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, लोक नियोजन में अवसर की समता। हम जो तैयारी कर रहे हैं, करा रहे हैं आपको, आप जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, ये केवल और केवल आपके लिए, जो आप यहाँ के नागरिक हैं उनके लिए आरक्षित हैं। विदेशी व्यक्ति भारत में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, ये गारंटी देता है आर्टिकल 16। और देखिए आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 के अनुसार भारतीय नागरिक को ही भारत में स्वतंत्रता प्राप्त है बोलने की, घूमने की, रहने की और व्यापार करने की, संगठन बनाने की और शांतिपूर्वक जो है भारत में कहीं भी आंदोलन करने की और अपनी बात रखने की, उसे ये अधिकारता है। 19 कहता है। साथ ही साथ देखिए एक आर्टिकल हमारे 29 व 30 हैं, ये अनुच्छेद भी भारतीय नागरिक को ही प्राप्त हैं, ये अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसमें बताया गया है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। भारतीय नागरिक अपने सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कितने अनुच्छेद हैं ये, 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के ये 5 अनुच्छेदों का विशेष अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है। एक तो ये हुआ, और देखिए इसके अलावा विशेषाधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार।
तो मतदान का अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है ना। यह अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा देखिए, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति या चुने जाने का अधिकार, तो किसी भी विदेशी की भारतीय संविधान के अनुसार जो संवैधानिक पद हैं उन पर नियुक्ति या चयन या चयन नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा। जो भी संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल हुए, आपके न्यायाधीश हुए, और जो हमारे संवैधानिक अधिकारी हैं, वो सब पद नागरिकों के लिए। आपने देखा होगा कि बताओ, एमपी चुने जाने के लिए योग्यता क्या है, तो सबसे पहले आता है भारत का नागरिक हो। न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या है, तो सबसे पहले आता है भारत का नागरिक हो, है ना। राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है, तो सबसे पहले आता है भारत का नागरिक हो। इस तरह से ये जो विशेष अधिकार हैं वो भारत के नागरिक को प्राप्त हैं। ये सुविधाएं प्राप्त होती हैं नागरिक को। और देखिए, विशेष अधिकार के साथ साथ नागरिक के लिए कुछ आते हैं हमारे कर्तव्य। तो कर्तव्य भी निभाने होते हैं, और कर्तव्यों के बारे में हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A में कुछ कर्तव्य हमें नागरिकों को आपके जो है फॉलो करने होते हैं। और ये जो कर्तव्य हैं नागरिकों के लिए हैं, कितने हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, इन्हें हम बोलते हैं मूल कर्तव्य। इसके साथ साथ और देखिए क्या कर्तव्य आते हैं हमारे, जो हमें होते हैं, वो है राष्ट्रभक्ति, ठीक है। राष्ट्रभक्ति एक ऐसी विशेषता है जो हर एक नागरिक में होती है और होनी चाहिए, ठीक है ना। हम जो नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की रक्षा के बारे में रक्षा करें और उसके समृद्धि आगे बढ़ने के बारे में सोचें और वैसा कार्य भी करें, अपनी आदतों में और समाज को सुधारने के लिए भी प्रयास करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है। राष्ट्रभक्ति आती है और देश के प्रति, समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। तो ये हमारे नागरिकता के साथ आपके कर्तव्य भी आते हैं। तो ये दो बातें हुई आपको कि नागरिकता या नागरिकता रखने वाले व्यक्ति के पास क्या क्या सुविधाएं होती हैं, उसे क्या प्राप्त होता है इससे। देखिए, अगर नागरिक नहीं है व्यक्ति तो बहुत ही असुविधाएं होती हैं। अगर आप बिना नागरिकता के, बिना किसी कागज़ी किसी देश में फंस जाते हैं, तुरंत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको वहाँ अगर पकड़ में नहीं भी आते हैं तो बिना आईडी कार्ड के आपको कोई भी आपको रुकने नहीं देगा, जॉब नहीं देगा। इस तरह से स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है विदाउट सिटीजनशिप। अब देखिए, नागरिकता कितने प्रकार की है, नागरिकता कितने प्रकार की है, और भारत में नागरिकता कब से शुरू हुई। तो देखिए, संविधान शुरू होने से ही भारत में नागरिकता का आरंभ हुआ है। नागरिकता आपकी सामान्यता देखिए, एक तो होती है एकल नागरिकता, एक है एकल नागरिकता, ये टर्म बहुत ज़्यादा आपने सुनी होगी। सिंगल सिटीजनशिप जो है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, भारत, आप जानते हैं, भारत की जो व्यवस्था है वो एक संघीय प्रणाली है जिसमें 28 राज्य हैं, है ना, और एक भारत सरकार है, 28 और राज्य सरकारें हैं। तो आप देखते हैं कि भारत में जो नागरिकता है या जो आपके पास वोटर आईडी कार्ड बना के देता है, वो भारत का निर्वाचन आयोग बना के देता है। उससे आपकी पहचान होती है नागरिकता की। तो देखिए, ऐसी व्यवस्था हो जहां संघ एवं राज्यों की एक ही नागरिकता हो, एक ही नागरिकता, या आप कहें सदस्यता। जब संघ और राज्यों की एक ही सदस्यता हो, एक ही नागरिकता हो, तो उसे हम बोलेंगे सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता। इकहरी वो बोलते हैं, इकहरी नागरिकता भी आप इसे कहते हैं। जो भी वर्ड हमारे एग्जाम में आ जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि बताइए भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। इसका एग्जाम्पल है भारत में कौन सी नागरिकता है?
सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। और देखिए इसका प्रयोग हमने कहाँ से लिया है, इसका प्रयोग हमने इंग्लैंड से लिया है, इंग्लैंड से। ठीक है, अब दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एग्जाम हमारे कि बताओ भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो आप कहेंगे भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है या इकहरी नागरिकता है। क्लियर। और अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा वो ये है कि भारत में जो इकहरी नागरिकता है उसे हमने कहाँ से लिया है, तो हमने उसे लिया है इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड एक यूनिटरी कंट्री है, एक आपका इकहरा शासन प्रणाली वाला देश है जहाँ एक ही सरकार है, इंग्लैंड की सरकार, ब्रिटिश सरकार। तो वहाँ हमारे जैसे राज्य नहीं है। हाँ, कुछ विशेष सुविधाएं उन्होंने की हैं, आपके बनाए हैं, स्वशासित प्रदेश बनाए हैं, लेकिन अमेरिका या भारत जैसा सिस्टम वहाँ नहीं है। तो वहाँ एकल नागरिकता है, हमने भी यहाँ एकल नागरिकता को ही लिया है। अच्छा देखिए, भारत संघ प्रणाली वाला देश है तो यहाँ भी दोहरी नागरिकता हो सकती थी। स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देश में दोहरी नागरिकता है, हमने एकल नागरिकता रखने का जो निर्णय लिया है हमारे संविधान निर्माताओं ने, उसका एक ही कारण है और वो है भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहाँ बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, विविधता है, उसमें एकता का एक सूत्र वो है इकहरी नागरिकता का, जो हमें पहचान देता है हमारी भारतीयता के रूप में। तो हमारी जो नागरिकता है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है भारतीयता। हमारी जो नागरिकता है वो कहलाती है भारतीयता कहलाती है। तो हम भारतीय हैं और ये हमें बड़ा गौरव प्रदान करता है, ये हमारे सिर को ऊंचा उठाता है कि हम भारतीय हैं। और जब हम दुनिया में जाते हैं तो वहाँ जब भारत का आपको सम्मान मिलता है तब आपको मालूम पड़ता है कि भारतीयता या भारतीय होना कितने गर्व की बात है। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से अपने भारतीय होने पर गर्व करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो ये एक गहरी नागरिकता है। ठीक है, एक ही कारण क्या है, भारत एकता में को प्रोना अखंडता को बढ़ावा देना, वो हमारी सिंगल सिटीजनशिप, ये हमें पहचान देती है कि हम सब भले ही पंजाबी हों, बिहारी हों, तमिलनाडु के हों, कहीं के भी हों, लेकिन हम एक रूप से क्या हैं, भारतीय हैं। यही हमारी पहचान को बढ़ावा देती है। अच्छा देखिए, दूसरा जो हमारा नागरिकता है इसे हम बोलते हैं दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने नाग। ठीक है, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता क्या है, दोहरी नागरिकता क्या है, देखिए इसका अर्थ यह है कि संघ एवं राज्यों की, संघ एवं राज्यों की दो नागरिकता या सदस्यता हो। जब संघ अपनी नागरिकता दे और राज्य भी अपनी नागरिकता दें तो उस व्यवस्था को हम बोलते हैं संघीय, उस व्यवस्था बोलते हैं दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे आप देखिए यूएसए को ले लेते हैं, यूएसए में दोहरी नागरिकता है। क्लियर, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर एक तो मिलती है संघ यानी कि अमेरिका की नागरिकता, ठीक है, अमेरिका की नागरिकता, और यहाँ 50 राज्य हैं और वो अपने खुद की नागरिकता भी देते हैं। तो दो आईडी कार्ड इनके पास रहेंगे, एक तो रहेगा संघ अमेरिका का और एक रहेगा उस राज्य का जहाँ वो निवास करते हैं, रेसिडेंट हैं, वहाँ की पहचान का एक आईडी कार्ड रहेगा। इस अर्थ में दोहरी नागरिकता है यूएस में। और एक एग्जाम्पल हमारा स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, स्पष्ट हो गया है दोहरी नागरिकता क्या है। अगला देखिए हमारा कि अगली जो सदस्यता है हमारी वो कहलाती है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, और इसे बोलते हैं हम ओवरसीज सिटीजनशिप। ठीक है,
ओवरसीज सिटीजनशिप या सार्वभौमिक नागरिकता, इसका क्या अर्थ है? जब कोई देश अपने अंदर की सदस्यता के साथ साथ बाहरी देश की सदस्यता भी ऑफर करता है तो इस अवस्था को हम सार्वभौमिक या दोहरी नागरिकता भी कह देते हैं। फिलहाल टर्म जो हमारी ओवरसीज सिटीजनशिप का है ये आता है। तो देखिए, एक देश के साथ अन्य देश की सदस्यता रखना। तो जब आप एक देश के साथ साथ दूसरे देश की सदस्यता भी रखते हैं तो इसे हम सार्वभौमिक नागरिकता कहते हैं। ऐसा बहुत सारे देश हैं जो आपको ये सुविधा देते हैं कि आप उस देश के नागरिक के साथ साथ किसी और देश के नागरिक भी रह सकते हैं। अभी हाल ही में जब श्रीलंका क्राइसिस आया था, श्रीलंका आपने देखा कितना हालत ख़राब हुई है, वहाँ दिवालिया हुआ है श्रीलंका। तो श्रीलंका में गोटबाया राजपक्षे के परिवार से एक मेंबर थे जो श्रीलंका के नागरिक नहीं थे, बाहर के नागरिक थे। तो श्रीलंका सरकार ने संविधान में संशोधन करके उन्हें सुविधा दी और ये प्रावधान किया कि श्रीलंका में अब एक साथ सार्वभौमिक करके दोहरी नागरिकता रखी जा सकती है और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया। गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन राजनीति में देखते हैं आप सब कुछ होता है। फिलहाल भारत में क्या स्थिति है? दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो अपने नागरिकों को इस प्रकार की सुविधा देते हैं, लेकिन भारत में देखिए, भारत की अवस्था ये है कि आर्टिकल 9 स्पष्ट रूप से मना करता है इस अवस्था को कि आप एक साथ एक ही देश की सदस्यता मेंबरशिप रख सकते हैं, दो की नहीं। अगर आपने भारत के साथ साथ किसी और देश की नागरिकता स्वीकार की, उसी क्षण भारत की नागरिकता आपकी समाप्त तो कर दी जाएगी। लेकिन भारत सरकार ने एक सुविधा दी है 2003 से, ठीक है? तो 2003 से ये आपका आया था CAA 2003 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 से भारत में भारतीय मूल के कुछ देशों के, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल नहीं है, कुछ देशों के नागरिकों को भारत की ओवरसीज, ठीक है, ओवरसीज मतलब सार्वभौमिक सिटीजनशिप देने की प्रावधान किया गया, प्रदान करता है। इस अमेंडमेंट को और अधिक मजबूत किया गया है। इन्हें आजकल हम बोलते हैं OCI कार्ड धारक। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। OCI कार्ड धारक, इन लोगों को आजकल वोटिंग राइट भी प्रदान कर दिए गए हैं, बहुत सारी सुविधाएं इनको दे दी गई हैं। तो ये 3 प्रकार की हमारी नागरिकताएं हैं। इसको कुछ किताबों में या कुछ लोग क्या बोलते हैं, दोहरी नागरिकता भी कह देते हैं। ये इस अर्थ में दोहरी है कि ये एक देश के साथ साथ दूसरे देश को भी सदस्यता उपलब्ध कराती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। भारतीय संविधान नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान उपलब्ध कराता है? तो देखिए, संवैधानिक प्रावधान ये है, अनुच्छेद 5 से स्टार्ट हुआ है। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के आरंभ पर नागरिकता। देखिए, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये गौरव का पल था भारत के लिए जब हम एक अपने संविधान को लागू कर रहे थे, स्वतंत्र भी थे, अपनी सरकार थी और अपना ही कानून था। अब भारत पर किसी और का अधिकार नहीं था, हमें डिसाइड करना था कि भारत में कौन कौन नागरिक रहेगा। इससे पहले भारतीय क्या थे, इंग्लैंड की महारानी की प्रजा, इंग्लैंड के राजा रानी की प्रजा हुआ करते थे। अब हम, गौरव का पल ये है कि हम नागरिक बनने वाले थे। तो अनुच्छेद 5 यही डिसाइड कर रहा है कि आप कौन कौन भारत का नागरिक होगा। तो देखिए, भारत का नागरिक उस समय कौन होगा, कब? 26 जनवरी 1950 को
कौन कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, तो ये अनुच्छेद कहता है नंबर 1, देखिए वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, नंबर 1, जिसका जन्म भारत में हुआ है, जिसका जन्म भारत में हुआ, भारत में हुआ हो, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है, और भारत का मतलब यह है भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित जो भारत राज्य क्षेत्र है उसमें जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है और वो आके दावा करता है कि मैं भारत का नागरिक रहना चाहता हूँ, तो उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, या यहाँ है उसमें तो भी नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को भी अधिकार दिया गया है, या जिसके माता पिता, ठीक है, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, पिता का जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो, ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकेगा। तीसरी बात देखिए, एक कंडीशन और इसमें है, वह 5 वर्ष का, वह 5 वर्ष से भारत में रहा, भारत का निवासी हो। तो एक कंडीशन ये है कि संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत का सामान्यतः निवासी हो। ये 3 कंडीशन अगर कोई पूरी करता है तो उसे 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये 5 अनुच्छेद 5 है। क्वेश्चन यही है कि अनुच्छेद 5 में क्या है, भारत की नागरिकता प्रदान करना आर्टिकल 5 में उल्लिखित है। आर्टिकल 6 कहता है, पाकिस्तान के संबंध में कहता है। तो देखिए पाकिस्तान से आए लोगों को भारत की नागरिकता, ठीक है। सीधा क्वेश्चन यही आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, स्पष्ट रूप से आएगा। तो पाकिस्तान से आए पाकिस्तान से लौटकर आए या पाकिस्तान से आए आपके लोगों को भारत की नागरिकता के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 6 है। ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करता है उसे आर्टिकल 6 के अनुसार रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। आर्टिकल 7 कहता है पाकिस्तान जाकर भारत लौटे व्यक्ति को नागरिकता। तो देखिए मार्च 1947 के बाद, क्यों? क्योंकि उस समय डिसाइड हो गया था पाकिस्तान बनेगा और भारत आज़ाद होगा। तो ऐसे लोग जो पहले पाकिस्तान चले गए और फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और लौट के भारत आए, उन्होंने कहा कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तो भारतीय संविधान ने उनका भी ध्यान रखा, चलो ठीक है गलती आपसे हो गई, आ जाओ हम आपको नागरिकता दे देंगे। तो आर्टिकल 7 यही कहता है कि ऐसे व्यक्ति भारत लौटकर आते हैं संविधान लागू होने से पहले, तो हम उनको नागरिकता रजिस्ट्रेशन द्वारा प्रदान कर देंगे। ये आर्टिकल 7 है। आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 कहता है कि देखिए सुविधा, अब यहाँ डिसाइड हो गया भारत में, अब ऐसे कुछ लोग हैं जो भारत से बाहर बहुत समय से रह रहे हैं, भारतीय मूल के हैं। कैसे हैं? भारतीय मूल के लोग हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनको नागरिकता देने का वादा भी भारतीय संविधान ने किया है। और ये कहता है विदेशी, ठीक है, एक मिनट ऐसे लिखते हैं, भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति को नागरिकता। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल का तो है, विदेश का नागरिक है, भारत की नागरिकता चाहता है, उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। भारतीय मूल का क्या मतलब है? भारतीय मूल का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म यहाँ हुआ है या उसका ओरिजिन, उसके पूर्वज माता पिता, पितामह पितामही, दादा दादी का संबंध यहाँ से रहा है, डीएनए भारतीय है, उसको हम बोलते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति।
अब इसमें देखिए शर्तें ये हैं या किसे ये नागरिकता मिलेगी, तो नंबर 1 नागरिकता मिलेगी उस व्यक्ति को जिसका जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो। इसका अर्थ यह है, सेंटेंस तो यह है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो, तो भारतीय राज्य क्षेत्र जो भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित है, अगर वहां इसका जन्म हुआ है तो उसे ये नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। या फिर एक पीढ़ी पीछे जाइए, ये कहता है कि नहीं मेरा जन्म तो यहाँ नहीं हुआ लेकिन मेरे माता पिता का जन्म यहाँ हुआ था और मैं उनके बिहार पर भारत की नागरिकता लेना चाहता हूँ, तो वो ले सकता है। या उसके माता पिता का जन्म यहाँ हुआ हो, पिता का जन्म भारत में हो, भारत में हुआ हो, तो उसे नागरिकता भारत की मिल जाएगी। ठीक है, भारत में नागरिकता उसे हुआ हो। तीसरी कंडीशन और रखी गई, बोले ठीक है एक पीढ़ी और पीछे जाते हैं, एक पीढ़ी और पीछे जाते हैं और यहाँ इन्होंने कहा ठीक है अगर माता पिता नहीं है तो उसके पितामह या और देखिए पितामही का जन्म भारत में हुआ हो, का जन्म भारत में हुआ हो, उस व्यक्ति को हम नागरिकता दे देंगे। पितामह पितामही, देखिए हिंदी संविधान हिंदी में लिखा हुआ है, टिपिकल हिंदी वर्ड यहाँ ज़्यादा लिखे गए हैं तो समझने में कई बार आपको दिक्कत आती है। उसके लिए हम आपके लिए यहाँ इसे आसान बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। इन वीडियोज़ को आप अपना प्यार दें, सपोर्ट करें, है ना। और देखें इसे, पितामह पितामही कहते हैं दादा दादी नाना नानी। ये है 8। आर्टिकल 9 कहता है नागरिकता की समाप्ति। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है, नागरिकता की समाप्ति कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 9 से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है और वो क्या है प्रावधान? वो ये है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, अगर आप भारत के साथ साथ किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, उसी समय भारत की नागरिकता वंचित कर दी जाएंगे, आपको आप वंचित कर दिए जाएंगे, नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी। अक्षय कुमार ने जब कनाडा की नागरिकता एक्सेप्ट की तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो गई। 4-5 साल से जब 2019 में चुनाव हुए हमारे लोकसभा के, तो अक्षय कुमार जी वोट डालने नहीं गए, मीडिया ने पकड़ लिया, लोगों ने ट्रोल किया, देशभक्त तो बनते हो वोट डाल के नहीं आते हो। तब उन्होंने खुलासा किया कि देखिए मेरे पास कनाडा की नागरिकता है, भारत की नहीं है। तो ये विवाद अब बार बार उठता ही रहता है कई बार। तो इस तरह से आप कहीं और की नागरिकता स्वीकार करेंगे तो भारत की नागरिकता से हाथ धो बैठेंगे। आर्टिकल 10 देखिए, अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकार का बने रहना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। देखिए इसका महत्व हम तुम लोग नहीं जानते क्योंकि हमें समस्या नहीं होती कभी, लेकिन कभी ऐसी समस्या हो जाए और सरकार पूछे कि बता तेरे पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, भारत का नागरिक की पहचान की समस्या आ जाए, तो ये अनुच्छेद आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। ये बताता है कि आप भारत के नागरिक हैं और ये नागरिकता आपको संविधान ने दी है, संविधान के द्वारा प्रदत्त है और ये छीनी नहीं जाएगी। ये अधिकार आपके पास बना रहेगा, आप भारत के नागरिक बने रहेंगे। तो देखिए घबराएं नहीं कभी भी, क्योंकि संविधान से हमें अधिकार मिले हैं और लोकतांत्रिक देशों में सबसे पवित्र जो पुस्तक है वो संविधान होती है जो हमें अधिकार देती है। और ये आर्टिकल आपको भारत में रहने का अधिकार देता है, यहाँ नागरिकता अपनी बनाए रखने का अधिकार देता है। ठीक है, आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता के संबंध में विधि बनाने
विधि बनाने की संसद की शक्ति, संसद की विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो देखिए इस अनुच्छेद की व्याख्या ये है कि नागरिकता के संबंध में जो भी विधि बनाई जाएगी वो संसद द्वारा बनाई जाएगी, संसद ये विधि बनाएगी, ठीक है। और इसका अर्थ ये हुआ कि जो नागरिकता है हमारी वो संघ सूची का विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें इसको, संघ सूची का विषय है, नोट कर लें। बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और हम भूल जाते हैं कि कहाँ है। तो संघ सूची का विषय है नागरिकता, संघ सूची का यूनियन लिस्ट का विषय है। संसद इस पर कानून बनाती है और संसद कानून बनाकर इसमें समय समय पर चेंजेस करती रहती है। नागरिकता में जैसे हाल ही में हमने देखा 2019 में आपका कानून आया CAA 2019, और वो क्या था, संसद द्वारा बनाया कानून था। नागरिकता के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव उन्होंने कुछ देशों के नागरिकों को सुविधा देने के लिए किया था और वो बनाया था संसद ने। तो संसद की विधि बनाने की अधिकार था, अनन्य है। और ध्यान रखें उस विधि को चेक करके सही करने की अनन्य अधिकारता सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो आर्टिकल 11 और 10, आर्टिकल ये 11 और 10 एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए यहाँ रखे गए हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप नागरिकता का आनंद लीजिए। संविधान आपको ये अधिकार देता है, सुविधाएं देता है और साथ ही साथ आप पर कुछ कर्तव्य भी लगाता है। और हम आपसे थोड़ी सी कर्तव्य की आशा करते हैं कि हमारे वीडियो को आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए।